1991 में सजदा एल्बम में जगजीत सिंह ने अहमद नदीम काज़मी एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनकी एक नज़्म को गुनगुनाया है। और उस नज़्म की याद मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि सबसे अच्छा कौन सा बैंक है होम लोन लेने के लिए, तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे उस गज़ल के बोल याद आ गए। और वो गुनगुनाते हैं कि किसको कातिल मैं कहूँ किसको मसीहा समझूँ, किसको कातिल मैं कहूँ किसको मसीहा समझूँ, सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं किसे क्या समझूँ। वो भी क्या दिन थे कि हर वहम यकीन होता था, वो भी क्या दिन थे कि हर वहम यकीन होता था, अब हकीकत नजर आए तो उसे क्या समझूं। सभी बैंक आपके सामने हैं, बैंकों की भरमार है मार्केट में, समझ में ही नहीं आता किसको कातिल समझे किसको मसीहा समझे। सब कहते हैं सर हम हैसल फ्री सर्विसेज देते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हम एलिजिबिलिटी ज़्यादा बना देंगे। तो हो सकता है कि आज जब हकीकत नज़र आए आपको तो आपका वहम कि कौन सा बैंक अच्छा है वो दूर हो जाए। खैर उसका निर्णय आपको खुद लेना है। तो आज जब हम होम लोन के लिए कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन पूछते हैं बैंक से कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, कॉमनली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सबसे अच्छा बैंक बताओ कौन सा है। अब सबसे अच्छा बैंक बताऊं कौन सा है मेरे से पूछ लेंगे, फिर घर जाके बीवी से पूछेंगे सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, फिर ऑफिस में जाके पूछेंगे बॉस से कि बॉस सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, फिर वेबसाइट सर्च कर लेंगे, फिर यूट्यूब के चैनल भी सर्च कर लेंगे, फिर देखेंगे अड़ोस पड़ोस में सबसे पास बैंक कौन सा है, क्या जो सबसे पास है वो सबसे अच्छा है। फिर देखेंगे कि टीवी पे विज्ञापन या अखबारों में विज्ञापन किसके आ रहे हैं, शाहरुख खान ऐड कर रहा है या कौन ऐड कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये निर्णय लेना, क्योंकि इतने सारे बैंक्स हैं, एक आम आदमी का कंफ्यूज होना जायज़ है, स्वाभाविक सी बात है। तो आज मुझे बुजुर्गों की एक पुरानी बात याद आ रही है कि सही उत्तर के लिए सही प्रश्न पूछने आने चाहिए। यू मस्ट आस्क राइट क्वेश्चंस टू गेट राइट आंसर्स। तो इस वीडियो के अंत तक अगर आप पूरा देखेंगे, आपके पास समय है, तो आप बहुत कुछ जान जाओगे कि आपको सही बैंक या बेस्ट बैंक होम लोन के लिए कौन सा है, उसका उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो के अंत तक। तो हम आज स्टार्ट करते हैं राइट क्वेश्चंस से। अगर आप इस उत्तर को जानना चाहते हो कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा। आप वो चेकलिस्ट अप्लाई कीजिए अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस को देखते हुए उस बैंक के साथ जहां से आप होम लोन लेना चाहते हैं। और ये कुंडली मिलान की तरह है, जिस तरह शादी होती है लड़के लड़की की, तो अब पूछो कि कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सा लड़का अच्छा है, तो बड़ा ही मुश्किल होगा। हो सकता है कोई लड़की मेरे लिए अच्छी हो, आपके लिए अच्छी ना हो, या आपके लिए अच्छी हो किसी और के लिए अच्छी ना हो। तो कुंडली मिला दी जाती है, कुंडली मिलाने से गुण मिलाए जाते हैं। तो आपकी कुंडली आपके पास है, बैंक की कुंडली आप निकाल लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जहां से ज़्यादा गुण मिलते हो वहां रिश्ता जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, इस पे थोड़ा विचार मंथन। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो है इंटरेस्ट रेट का, कि भाई इंटरेस्ट रेट सबसे कम किसका है वो बताइए। अब ये प्रश्न सही नहीं है कि इंटरेस्ट सबसे कम किसका है वो बताइए। इस प्रश्न की, इस क्वेश्चन की गहराई में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट में दो तरह के लेंडर्स हैं जो कि लोन देते हैं, होम लोन देते हैं। एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरे हैं बैंक्स। बैंक्स मतलब SBI बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक बैंक एटसेट्रा। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो NHB के अंडर आती हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग, कैनरा होम फाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जितने भी बैंक हैं वो करंट में MCLR से लिंक लोन दे रहे हैं, और जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो PLR से लिंक लोन देती हैं, प्राइम लेंडिंग रेट से। अब MCLR से लोन लेने के कुछ स्पेशल फ़ायदे होते हैं, जो कि मेरा एक सेपरेट वीडियो है कि MCLR क्या है और उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, वो आपको देखना चाहिए। तो
मान लीजिए कि एक बैंक है जो हाउसिंग फाइनेंस, एक बैंक है जो एमसीएलआर पे लोन देते हैं और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और दोनों का रेट बराबर है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का रेट मान लीजिए 8.5 है। अब आपको लगेगा ये तो बराबर है, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी 8.5 पे लोन दे रही है और ये बैंक भी 8.5 पे लोन दे रहा है, तो ये तो बराबर हुआ। ऊपरी दृष्टि से ये बराबर लगता है। अब इसकी गहराई में जाते हैं, थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे तो बहुत फायदा होगा इस बात से। बैंक क्या करते हैं कि बैंक का एक एमसीएलआर होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए बैंक का एमसीएलआर है 8%। उस एमसीएलआर पे वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन या स्प्रेड या मार्कअप ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 50 पैसे का प्रॉफिट या मार्जिन ऐड कर दिया, तो सैंक्शन लेटर पे लिखाएगा एमसीएलआर प्लस 0.5, तो 8.5 का रेट आपका हो गया। अब अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया है तो अगर एमसीएलआर ऊपर जाएगा, कल को अगर आपका एमसीएलआर 8 से 8.25 हो गया, तो वो 50 पैसे मार्जिन लगभग फ्रीज रहता है। 99.9% सर्कमस्टांसिस में वो मार्जिन फ्रीज हो जाता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को छोड़ के। तो आपका अगर एमसीएलआर 8.25 हो गया तो आपका लोन 50 पैसे बढ़ के 8.75 हो जाएगा, और अगर एमसीएलआर कम हो गया तो आपका लोन घट जाएगा। परंतु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मार्जिन ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि डिस्काउंट दिया जाता है। अगर पीएलआर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मान लीजिए 16.5% है, तो आप 16.5% पे तो लोन लोगे नहीं। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब है किस रेट पे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन देना चाहती है। तो नेचुरली आप डिस्काउंट मांगोगे तो वो डिस्काउंट देंगे, वो लिखेंगे पीएलआर माइनस 8% डिस्काउंट, 16.5 माइनस 8, 8.5%। तो दोनों का नेट रिजल्ट तो 8.5 आ गया, बैंक की उसमें भी और हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी। परंतु जो एमसीएलआर है वो बैंक को हर महीने डिक्लेयर करनी होती है, और उस पर आरबीआई का डायरेक्ट नज़र होती है। और आरबीआई जब अपने की रेट्स कम करता है तो आरबीआई का बड़ा प्रेशर होता है बैंकों के ऊपर कि वो अपने एमसीएलआर को हर महीने डिक्लेयर करे और वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन हो पाए। परंतु पीएलआर के केस में उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता। हालांकि एनएचबी भी एक डिवीजन है आरबीआई की, परंतु डायरेक्टली आरबीआई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पीआरएल को गवर्न नहीं करता, ना ही एमसीएलआर को गवर्न करता है। परंतु पीएलआर में जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कि वो पीएलआर को बढ़ा दे, वो कंपैरेटिवली बैंक के बहुत ज्यादा है। तो आपकी जो सेफ्टी है मेजरली वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बजाय एक बैंक के पास ज्यादा है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर है वो बैंक में ज्यादा है एज कंपेयर टू ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इफ ऑल थिंग्स आर इक्वल यू शुड गो फर्स्ट विद ए बैंक रादर देन ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इंटरेस्ट रेट बराबर होना, सिर्फ इंटरेस्ट कितना है ये क्वेश्चन पूछना पर्याप्त नहीं है। आपको पूछना ये भी है कि आपका एमसीएलआर कितना है और आप उसमें कितना मार्जिन ऐड कर रहे हो। अब दो बैंकों की बात लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है वो भी 8.5 पे रेट दे रहा है और दूसरा बैंक ही है वो भी 8.5 के रेट पे दे रहा है। अब क्या करेंगे? अब करना यह है कि आप उन दोनों से पूछे कि आपका एमसीएलआर कितना है और आप कितना मार्जिन ले रहे हैं। एक बैंक का एमसीएलआर अगर 8.40 है और वो सिर्फ 10 पैसे का मार्जिन ले रहा है तो 8.5 पे आपको लोन दे रहा है। दूसरा बैंक का एमसीएलआर कम है, 8% है, परंतु वो 50 पैसे मार्जिन ले रहा है और 8.5 पे लोन दे रहा है। तो लोन तो दोनों ही 8.5 पे दे रहे हैं, परंतु दोनों के एमसीएलआर में अंतर है और दोनों के प्रॉफिट मार्जिन में अंतर है। अब हमारी सेफ्टी किस में है? हमारी सेफ्टी है कम से कम मार्जिन वाले बैंक से लोन लेने में। जो बैंक 8% एमसीएलआर है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना बैंक अच्छे से मैनेज किया है, पर वो भी तो 50 पैसे मार्जिन ले रहे हैं। उससे बेहतर वो बैंक है जिसका एमसीएलआर 8.40 है पर वो सिर्फ 10 पैसे मार्जिन ले रहा है, क्योंकि उसका एमसीएलआर 8.40 है और वो सिर्फ 10 पैसे मार्जिन ले रहा है। तो फ्यूचर में उसका एमसीएलआर बढ़ेगा तो ही आपका रेट बढ़ेगा और 10 पैसे ज्यादा ही रहेगा, सिर्फ 10 पैसे ज्यादा रहेगा। परंतु जो दूसरा बैंक है अगर उसका रेट बढ़ेगा तो 50 पैसे का मार्जिन रहेगा। यानी सरल भाषा में कहें आप तो किससे ज्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं? किसी दुकान से या किसी व्यापारी से जो कम प्रॉफिट मार्जिन लेता है। तो बैंक भी एक व्यापारी है, तो जो कम प्रॉफिट मार्जिन आपसे ले आप उसको ज्यादा प्रेफर कीजिए। दूसरी बात एमसीएलआर से ही रिलेटेड है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो बता देता हूं कि इंटरेस्ट रीसेट पीरियड आपको जरूर देखना होता है
कि वो बैंक कितने टाइम बाद आपका होम लोन इंटरेस्ट रीसेट करेगा। कुछ बैंक 6 महीने में करते हैं, कुछ बैंक, ज़्यादातर बैंक 1 साल में करते हैं। फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि MCLR पे इस समय ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप मेरा दूसरा वीडियो MCLR से रिलेटेड देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है जो आपको बैंक से पूछना चाहिए कि आप PLR पे लोन देते हैं या MCLR पे लोन देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PLR पे लोन देगी और वो उसमें से डिस्काउंट देगी, डिस्काउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं तो पूछे कि कितना डिस्काउंट दोगे और आपका PLR क्या है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे वहाँ आपका फायदा है। परंतु अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो जो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन ले MCLR के ऊपर, वो आपके लिए अच्छा बैंक है। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, सबसे पहले लोग पूछते हैं मुझसे, वो है कि सर प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी। अब ये जो प्रोसेसिंग फीस का माया जाल है, ये बड़ा ही खतरनाक माया जाल है। एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, बड़े बड़े विज्ञापन देता है टीवी पे, अखबारों में, और लिखते हैं कि प्रोसेसिंग फीस 0। कस्टमर बैंक में जाता है तो पहले दिन ही होम लोन ऑफिसर कहता है कि सर इतने रुपए का चेक ले आओ। तो कहते हैं सर प्रोसेसिंग फीस तो होम लोन की 0 थी, तो चेक किस बात का। कह रहे वो तो प्रोसेसिंग फीस 0 थी, ये प्रोसेसिंग फीस थोड़ी है। तो फिर सर ये क्या है, ये तो लीगल फीस है। लीगल फीस मतलब सर, लीगल फीस मतलब कि हमारी वैल्यूएशन एजेंसियां आपकी प्रॉपर्टी पे जाएंगी, जो आपने फाइनल की है उसकी वैल्यूएशन करेंगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है देखेंगी, नक्शे के हिसाब से बना है नहीं बना, उस पर कोई दूसरा लोन तो नहीं चल रहा, कोई चार्ज क्रिएट तो नहीं हो रखा। तो ये लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, टेक्निकल फीस, NEC फीस, नॉन इनकम्बरेंस चार्जेस फीस, सर्च रिपोर्ट फीस वगैरह वगैरह के चार्ज हैं। तो भाई एक आम आदमी होने के नाते जब मुझे कहता है कोई प्रोसेसिंग फीस 0, तो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि सब कुछ 0। अगर प्रोसेसिंग फीस, आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ही तो कर रहे हो, आपका ये लीगल प्रोसेस ही तो है, ये हमने थोड़ी इनिशिएट किया, आप इनिशिएट कर रहे हो। तो प्रोसेसिंग फीस 0 अगर कोई बोलता है या आप कोई विज्ञापन देते हैं तो आप सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 0 सुन के खुश मत हो जाना। उससे आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या प्रोसेसिंग फीस के अलावा कोई लीगल फीस, टेक्निकल फीस, वैल्यूएशन फीस, सर्च रिपोर्ट फीस, NEC फीस एटसेट्रा एटसेट्रा मुझे अलग से देनी है क्या। आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती प्रोसेसिंग फीस की। ये फीस तो आपकी शुरू में लग जाएगी जो हो सकता है नॉन रिफंडेबल हो। आपको उससे ये भी पूछना है कि जब मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा तो मेरा स्टैंप ड्यूटी पे और नोटरी करने पे क्या एक्सपेंस आएगा। जब भी आप कोई लोन एग्रीमेंट करते हैं तो बैंक आपसे स्टैंप पेपर पे एग्रीमेंट साइन कराता है, तो स्टैंप पेपर्स आपको खरीदने होते हैं, नोटरी भी खर्चा आपको वहन करना होता है। तो वो भी पूछिए, क्योंकि उसमें भी हर बैंक का अलग अलग खर्चा है। ना केवल बैंक का अलग अलग खर्चा है, अलग अलग राज्य में भी अलग अलग है। दिल्ली में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो आप पूछिए कि उस पर टोटल खर्चा स्टैंप ड्यूटी और नोटरी कराने का कितना आएगा जब मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा। एक सरसाई चार्ज होता है, वो मामूली सा चार्ज होता है 100-200 रुपये, वो भी बाद में जाता है। इस तरह अगर कोई बैंक 0 प्रोसेसिंग फीस नहीं भी कह रहा है, वो कह रहा है प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो उसमें भी ये पूछिए आप उस बैंक से कि शुरू में कितनी लगेगी और सैंक्शन के बाद कितनी लगेगी। अगर कोई बैंक कहता है मेरी प्रोसेसिंग फीस है 10,000 प्लस GST, तो आप उससे पूछिए कि शुरू में कितनी फीस देनी है मुझे और सैंक्शन के बाद कितनी देनी है। कुछ बैंक शुरू में ही पूरी फीस ले लेते हैं, कुछ बैंक कहते हैं नहीं सर अभी आप 5,000 प्लस GST दे दीजिए, बाकी 5,000 आप सैंक्शन होने के बाद दे दीजिएगा। तो खुदा ना खास्ता आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो 5,000 का ही नुकसान होगा, या लोन सैंक्शन होगा और आपने प्रॉपर्टी कैंसिल कर दी तो 5,000 का ही नुकसान होगा, 10,000 का नुकसान नहीं होगा। कुछ बैंक बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप फीस तो हमें 10,000 प्लस GST दे दीजिए, चेक अभी दे दीजिए, परंतु ये चेक हम तब तक प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने अकाउंट में जब तक कि आपका सैंक्शन नहीं कर देते हम होम लोन। तो उसमें आपकी एक सेफ्टी हो जाती है कि अगर मैंने चेक दे भी दिया है तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मेरा लोन सैंक्शन होगा तभी मेरी फीस का चेक प्रेजेंट किया जाएगा, वरना मेरी फीस का चेक प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्रोसेसिंग फीस में सिर्फ प्रोसेसिंग फीस नहीं आती, लीगल फीस भी आती है, सरसाई चार्ज भी आते हैं, स्टैंप ड्यूटी भी आती है, शुरू में कितनी फीस जा रही है ये पॉइंट भी आता है। शुरू की फीस
रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। 99% बैंक जो शुरू में फीस लेते हैं वो नॉन रिफंडेबल ही होती है, तो ये पॉइंट भी जाता है। तो आपको जब दूसरा क्वेश्चन प्रोसेसिंग फीस का पूछो तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस कितनी है और जीरो सुन के मुस्कुराते हुए घर नहीं आ जाना है, जीरो समझ के उसकी गहराई में जाना है और ये सारे क्वेश्चंस भी बैंक से पूछने हैं और टोटल कॉस्टिंग का एस्टीमेट लेना है। अब तीसरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो पिछले दूसरे प्रश्न यानी कॉस्ट क्या है प्रोसेसिंग फीस से मिलता जुलता है, वो है इंश्योरेंस कॉस्ट। बहुत सारे बैंक, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कस्टमर को फोर्स करती हैं कि अगर आप हमसे लोन लोगे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा या आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा। तो हालांकि मैंने आरबीआई के पास आरटीआई फाइल की थी और मेरे पास उस आरबीआई का जवाब है उस आरटीआई के माध्यम से कि कोई भी बैंक या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए और ना ही लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। परंतु व्यवहार में मैंने देखा है कि जितने भी बैंक हैं आजकल वो कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो ऑप्शनल है परंतु प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। मैं कम से कम दिल्ली मार्केट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ, बाकी का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो जब आप कोई बैंक कहता है प्रोसेसिंग फीस भी जीरो है सर, लीगल फीस भी जीरो है और हमारा रेट भी कम है, तो सुनने में अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है। परंतु आप उससे पूछो कि भाई कोई जबरदस्ती का इंश्योरेंस मुझे तो नहीं दिया जाएगा, मुझे लेना तो नहीं पड़ेगा। अगर आपकी मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक सेपरेट चैप्टर है कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करंट में कितना है, उस टॉपिक पे अभी मैं नहीं जा रहा। परंतु आप बैंक से पूछिए कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो मुझे उस इंश्योरेंस का प्रीमियम बताइए कितना आएगा। बैंक दो तरीके से प्रीमियम लेते हैं, या तो वो आपसे चेक लेंगे और अगर आप चेक नहीं भी दोगे तो वो आपके लोन अकाउंट में उस प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। तो आपने प्रोसेसिंग फीस जीरो ले ली, रेट कम ले लिया और प्रीमियम जुड़ गया लोन अमाउंट में 1 लाख रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए कुछ भी, तो फिर आप कॉस्टिंग निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, फिर प्रोसेसिंग फीस जीरो कहाँ रही। तो क्या आपको उस लोन, उस इंश्योरेंस की आवश्यकता थी? अगर नहीं थी और बैंक ने जबरदस्ती वो आपको चिपका दिया तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई, तो वो बैंक दूसरे बैंक से जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था फिर उससे बेहतर कैसे हुआ। तो ये तीसरा प्रश्न है जो आपको बैंक से पूछना चाहिए कि कोई जबरदस्ती का इंश्योरेंस क्या मुझे लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो उसका प्रीमियम मुझे बताओ कितना है। ये थर्ड फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर फोरक्लोजर चार्ज या पार्ट पेमेंट कितने लगेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ कि आरबीआई के सर्कुलर है इस पे, एनएचबी के सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स की कॉपी मेरे पास है, आप खुद वेबसाइट से निकाल सकते हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट पेनल्टी कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई बैंक नहीं लगा सकता, भले ही आपका रेट फ्लोटिंग रेट पे हो चाहे आपका होम लोन फिक्स रेट पे हो। परंतु अगर आप फिक्स रेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली लोन ट्रांसफर अगर आप कराएंगे तो पेनल्टी लगती है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने कोई फ्लोटिंग या फिक्स रेट ले रखा है, चाहे किसी भी बैंक या किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा है, तो कोई भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। परंतु बैंक से ये क्वेश्चन पूछने के बजाय आपको ये पूछना चाहिए कि भाई मैं क्या ईएमआई इनहांस ऑप्शन ले सकता हूँ। ईएमआई इनहांस ऑप्शन मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में कि डोंट डिसाइड होम लोन टेन्योर बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, उसमें बताया है कि इस समय अगर आपकी ईएमआई 20,000 है और आप उसको हर महीने बढ़ा के 20,000 से 30,000 करना चाहते हैं, तो क्या वो ऑप्शन आप मुझे दे रहे हो। कुछ बैंक वो ऑप्शन देते हैं, कुछ बैंक कहते हैं ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आप 20,000 से ईएमआई बढ़ा के 30,000 करते हो तो वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये है वो पूरा आपका प्रिंसिपल काउंट होता है और एक किस्म की प्रीपेमेंट हो जाती है, जिससे टेन्योर रिड्यूस होता जाता है। तो जो लोग एक साथ 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते प्रीपेमेंट करने के लिए, परंतु ईएमआई 20,000 है तो बढ़ा के 25 कर सकते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा हर महीने पे कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो आप बैंक से पूछिए कि क्या मैं ईएमआई इनहांस कर सकता हूँ अपनी लोन लेने के बाद। अगर वो मना करते हैं परंतु एक दूसरा बैंक कहते हैं कि आप इनहांस कर सकते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसी तरह कुछ बैंक
इनिशियल लॉक इन पीरियड लगा देते हैं। हालांकि ऐसा कोई लॉक इन पीरियड वो लगा नहीं सकते कि आप पहले 6 महीने तक प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है नहीं, मैंने तो कहीं पे देखा नहीं आरबीआई के किसी भी सर्कुलर में। तो आप बैंक से पूछे कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है मुझे प्रीपेमेंट करना है तो, या लोन क्लोज करना है तो। आप ये भी पूछे कि मैं साल में कितनी बार प्रीपेमेंट कर सकता हूँ। कुछ बैंक कहते हैं कि आप क्वार्टर में सिर्फ एक ही बार प्रीपेमेंट कर सकते हो, ये उन्होंने अपने घर के खुद के नियम बना रखे हैं। कोई कहता है कि आप मिनिमम, ये भी पूछे कि मैं मिनिमम कितनी प्रीपेमेंट कर सकता हूँ। कोई कहता है आप 25,000 से कम प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिमिट हो सकती हैं। फिर ये भी पूछिए कि जब प्रीपेमेंट करने जाऊंगा तो आप मेरे से सोर्स ऑफ फंड तो नहीं मांगेंगे, आप ये तो नहीं बोलोगे बैंक स्टेटमेंट लेके आओ और ये प्रूफ लेके आओ कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में कहाँ से आया। मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, पर पूछो आप उनसे कि वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर वो कहते हैं हम मांगेंगे तो आप अपने आप से पूछो कि आप कंफर्टेबल हो क्या वो अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ फंड उनको बताने के लिए प्रीपेमेंट के समय। तो ये प्रीपेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और बजाय एक सिंपल क्वेश्चन पूछने के सर प्रीपेमेंट चार्ज तो नहीं लगेगा आपका बैंक में, ये बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा आसान सा उत्तर है, नहीं सर कोई चार्ज नहीं है। आपको गहराई में जाना चाहिए और ये सारे सवाल जो मैंने पूछे हैं वो पूछने चाहिए प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट से रिलेटेड। एक बहुत ही जानी मानी सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवल चार्ज लेते हैं। अगर आपने लोन प्रीपे कर दिया है, आपने लोन की प्रीपेमेंट कर दी, लोन क्लोज कर दिया और अब आप उनसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो उसमें 2-3 हजार रुपये डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवल चार्जेस लिख के आता है, वो चार्ज करते हैं उसको। मैंने पूछा कि ये चार्ज किस बात का है, डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवल चार्जेस क्या है ये, मैंने तो अपना लोन पूरा चुकता कर दिया, आप मेरे प्रॉपर्टी पेपर दीजिए। तो कहते हैं नहीं सर हमारे प्रॉपर्टी पेपर मुंबई में है या पता नहीं कहाँ है, वहाँ सेफ कस्टडी में है, वहाँ से पेपर निकाले जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा, हमारे पास कुरियर किया जाएगा, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज। मतलब देखिए आपने मुझे लोन दिया, मैंने आपके पैसे दे दिए, अब मैं अपने प्रॉपर्टी पेपर वापस मांग रहा हूँ तो आप डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज मांग रहे हैं। तो आप बैंक से पूछिए कि क्या जब मैं प्रॉपर्टी पेपर आपसे वापस मांगने आऊँगा तो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, पूछिए उनसे। तो डिसाइड कीजिए टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग क्या है। आपने जो प्रॉपर्टी ढूंढी है खरीदने के लिए, जरूरी नहीं है कि हर बैंक और हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उस प्रॉपर्टी पे लोन दे। बहुत सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुए हैं, उनको कुछ बैंकों ने अप्रूव किया होता है। तो जिन बैंकों ने उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया होता है, सिर्फ वही बैंक आमतौर पे उस प्रॉपर्टी पे, उस प्रोजेक्ट पे लोन देते हैं, बाकी बैंक नहीं देते। इसी तरह बहुत सारी रेगुलराइज्ड कॉलोनी है दिल्ली में और एनसीआर आसपास इलाकों में जहां मैं ऑपरेट करता हूं, तो उन रेगुलराइज्ड कॉलोनी में कुछ बैंक या कुछ कंपनीज तो लोन देती हैं, परंतु सभी बैंक उन कॉलोनीज में लोन नहीं देते। कई बार बिल्डर 2 या 3 मंजिल के घर बना देता है, परंतु वो पूरी तरह नक्शे के हिसाब से नहीं होते। तो कुछ बैंक कहते हैं कि नक्शे के हिसाब से घर नहीं बना है, हम लोन नहीं देंगे, पर कुछ बैंक दे देते हैं। अगर आपने घर बनाया उसको हल्का सा, मतलब जो घर आप खरीदना चाह रहे हैं उसमें हल्की सी एक्स्ट्रा कवरेज है, बालकनी को थोड़ी बढ़ा दिया है, जितना एरिया होना चाहिए उससे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो कुछ बैंक कहते हैं जी ये एक्स्ट्रा कवरेज है एरिया में, हम लोन नहीं देंगे, परंतु कुछ बैंक है जो उस पर लोन दे देते हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर जो बैंक आपको अच्छा लग रहा है उस पर लोन ही नहीं देना चाहता तो फिर वो अच्छा कहाँ रह गया। मतलब आपको तो लड़की पसंद आ रखी है, परंतु लड़की को हो सकता है आप पसंद ना हो, तो शादी कैसे होगी। आपको तो मन कर रहा है शादी करने का, अच्छी लड़की है, परंतु लड़की को या बैंक को, मेरा मतलब है कि आपका सिविल स्कोर पसंद नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, तो मिलान नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं पहले बैंक से पूछिए कि ये प्रॉपर्टी है, इस एरिया में है, इतने साइज की है, इस बिल्डर की है, उस प्रॉपर्टी में कोई कमी पेशी है, वो भी डिस्कस करो बैंक के साथ। तो फिर पूछिए कि क्या आप मुझे लोन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसमें प्री सैंक्शन ऑफ होम लोन भी कई लोग कराते हैं कि पहले लोन सैंक्शन करा लेते हैं बैंक से। उसका कई बार कोई विशेष फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने लोन सैंक्शन करा भी लिया बैंक से शुरू में एलिजिबिलिटी जानने के लिए, तो बाद में अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी चूज कर ली जिसपे वो बैंक हो सकता है लोन ही ना देता हो,
तो आपको फिर वो जो पैसे लगे थे सेंक्शन कराने में भी वो भी वेस्ट जाएंगे और सारा प्रोसेस आपको दोबारा किसी दूसरे बैंक के साथ करना पड़ेगा। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रोसेसिंग फीस देख ली जाएगी, कोई बात नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा देख लेगा, आपकी प्रॉपर्टी पे वो बैंक लोन देगा भी या नहीं देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आता है कि कितना देगा, उसको बोलते हैं एलटीवी। बैंक की टर्मिनोलॉजीज में एलटीवी का मतलब है लोन टू वैल्यू। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और उस पर लोन कितना मिलेगा, उसका रेशियो क्या रहेगा, क्या 80% लोन मिलेगा, क्या 85% लोन मिलेगा, क्या 90% लोन मिलेगा, क्या फर्नीचर फिक्सचर के नाम पे एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। तो इसमें आरबीआई की और एनएचबी की गाइडलाइंस है कि 75 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 75% ही लोन मिलता है, 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो 80% लोन मिल जाता है, 30 लाख से कम का है तो 90% भी लोन मिल जाता है, इससे ऊपर लोन नहीं मिल सकता। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी बैंक से पूछने हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिफोर डिसाइडिंग कि अच्छा बैंक कौन सा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है ऑनलाइन एक्सेस फैसिलिटी। आमतौर पे हम सभी जब लोन ले रहे होते हैं तब तो बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, परंतु एक बार हम घर ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर हम बैंक जाना भी नहीं चाहते, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता। तो क्या जिस बैंक से, जिस कंपनी से आप लोन लेने जा रहे हैं वो ऑनलाइन एक्सेस आपको प्रोवाइड करती है? क्या आप उसके बाद ऑनलाइन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं जो आपको हर साल शायद चाहिए होगा अपने टैक्स बेनिफिट में छूट लेने के लिए? या आपको अगर लोन स्टेटमेंट निकालना है तो क्या वो आप ऑनलाइन निकाल पाओगे या आपको बैंक जाना पड़ेगा वो स्टेटमेंट निकालने के लिए? कस्टमर केयर के जो फ़ोन नंबर होते हैं उनकी बात तो आप पूछो ही मत। इंडिया में कस्टमर केयर के फ़ोन नंबर की बात करना, अगर आप डायल कर दोगे किसी का कस्टमर केयर नंबर, पहले ही डायल करके देख लो तो 1 2 3 4 दबाइए, 4 5 6 दबाइए, अब इसके लिए दबाइए, उसके लिए दबाइए, उसके लिए दबाइए, उसके लिए दबाइए, 15 मिनट बाद आप शायद वहां तक पहुंच पाओगे। अगर पहुंचे तो वो सुरंग होती है असल में जिसपे आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो आप ये देखिए, क्या आपको कस्टमर केयर पे फोन तो नहीं करना पड़ेगा, बैंक जाना तो नहीं पड़ेगा। कितने काम हैं जो ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से आप कर सकते हो, ये भी आप उस बैंक से जरूर पूछिए। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब पूछते ही हैं बैंक से, और वो है कि लोन एलिजिबिलिटी कितनी बनेगी। अब एलिजिबिलिटी में भी हर बैंक के नॉर्म्स अलग अलग हैं, तो आप ये देखिए कि कौन सा बैंक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पा रहा है। एलिजिबिलिटी से संबंधित जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर पता है तो आप बैंक को पहले ही बता दीजिए। सब बैंकों ने अपने अपने पैरामीटर बना रखे हैं, कोई 650 सिविल पे भी लोन दे देता है, कोई 700 पे दे देता है, कोई 750 से कम पे नहीं देता है। तो आप ये पूछिए कि मेरा सिविल इतना है, तो या आपके सिविल में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट था या आपने कोई लोन सेटल किया था पास्ट में, या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा खड़ा है, तो आप एडवांस में डिस्कस कीजिए उस बैंक से। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिविल रिपोर्ट हो उस पर हर बैंक कंफर्टेबल हो। आपके लिए जो सिविल में मामूली सी बात हो सकती है, बैंक के लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है, या उल्टा भी हो सकता है। आपके लिए जो बहुत बड़ी बात हो सकती है सिविल में, किसी बैंक के लिए वो मामूली सी बात हो सकती है और वो आपको फिर भी लोन दे सकता है। तो दूसरी बात जो एलिजिबिलिटी की आती है, उसमें भी अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसे कुछ बैंक स्टेप अप लोन देते हैं। अगर आप ये एक यंग एग्जीक्यूटिव हैं, अभी अभी एक अच्छी डिग्री लेके पास आउट हुए हैं और एक अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो बैंक को पता है कि आप यंग हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी विद टाइम बढ़ेगी। तो स्टेप अप लोन के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे ईएमआई धीरे धीरे बढ़ेगी विद टाइम। तो क्या स्टेप अप लोन आपको चाहिए तो क्या जिस बैंक को आप जो अच्छा लग रहा है वो ये लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कारोबारी हैं, तो उसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। तो बहुत बार आमतौर पे देखा गया है कि भाई नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, तो कुछ बैंक कहते हैं कि हम सिर्फ नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ही इनकम मानेंगे और उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी बनाएंगे। लेकिन कुछ बैंक कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ नेट प्रॉफिट का मेथड अडॉप्ट नहीं करते। हो सकता है हम आपकी बैंक स्टेटमेंट से एवरेज निकाल लें
हो सकता है हम आपके लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट की एवरेज निकाल लें, हो सकता है कि हम उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें, हो सकता है कि जितना टोटल सेल है आपकी जो ग्रोस टर्नओवर है उसका कुछ परसेंटेज निकाल लें, हो सकता है हम इंडस्ट्री मार्जिन के हिसाब से एक फॉर्मूला होता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें आमतौर पे कितनी सेल हुई तो कितना मार्जिन होता है, अपनी कैलकुलेशन कर लें। कुछ बैंक लिक्विड इनकम प्रोग्राम भी चलाते हैं। लिक्विड इनकम का मतलब है आप ऐसे कोई कारोबारी हैं जहां पे कोई चेक देता ही नहीं है तो आप क्या करें, आप किराने की दुकान चलाते हो, सब लोग आते हैं और कैश दे के जाते हैं, तो आप लिक्विड इनकम क्या है आपकी उसके हिसाब से बैंक असेसमेंट कर लेते हैं। यानी आपको जितना लोन चाहिए, आप जिस व्यापार में हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम एलिजिबिलिटी या जितनी आपको चाहिए वो कौन सा बैंक दे रहा है ये डिस्कस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है सो कॉल्ड जो अच्छा बैंक है वो आपके लिए इतना फ्लेक्सिबल हो जितना कोई दूसरा बैंक हो, तो मेरे लिए तो वो अच्छा जो मेरा काम कर दे। तो ये एलिजिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको बैंक से पूछने चाहिए। एडवांस में अपना प्रोफाइल बता के, अपना सिविल स्कोर बता के, स्टेप अप लोन का डिस्कशन करके अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो ये सवाल भी आपको पूछने चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आप बैंक से पूछ सकते हैं कि क्या पूरे लोन प्रोसेस में कोई गारंटर की ज़रूरत तो नहीं है उन्हें, या कोई को एप्लीकेंट की आवश्यकता तो नहीं है। हर बैंक के इसमें भी अलग अलग नियम हैं। एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, अगर मैंने एक व्यक्ति का लोन ट्रांसफ़र करा दिया उस बहुत बड़े सरकारी बैंक में, तो जब मैंने लोन ट्रांसफ़र कराया तो उन्होंने बोला कि सर गारंटर लेके आइए। मैंने कहा गारंटर क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई आप जिस बैंक से इनका लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम उस बैंक को चेक देंगे बना के, तो वो बैंक प्रॉपर्टी पेपर हमें डायरेक्ट तो देगा नहीं, इस कस्टमर को देगा। और अगर ये कस्टमर वो प्रॉपर्टी पेपर हमारे पास जमा ना कराए और कनाडा चला जाए लेके, या गायब हो जाए, या उन प्रॉपर्टी पेपर का कोई मिसयूज कर ले और हमारे पास जमा ना कराए, तो हम तो फंस गए। और ऐसे बहुत सारे केस हमारे लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। तो इंटरिम पीरियड के लिए, यानी जब तक ये प्रॉपर्टी पेपर हमारे पास जमा नहीं कराता तब तक एक थर्ड पार्टी गारंटर लाना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी गारंटर इसी शहर का होनी चाहिए, उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं चलता हुआ होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के फोटोकॉपी हमें देने पड़ेंगे, और गारंटर को भी पूरा लोन एप्लीकेशन फॉर्म और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो आप बैंक से पूछे कि आपके पूरे प्रोसेस में लोन ट्रांसफर में या फ्रेश भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो कोई गारंटर की आवश्यकता तो नहीं है, या आप एडवांस में शुरू में ही पूछिए उनसे। तो या को एप्लीकेंट कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, और उसके क्या फायदे या नुकसान है, इसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, आपको और जानकारी मिल जाएगी इस बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बुलेट ट्रेन का मेरा मतलब बुलेट ट्रेन से नहीं है, मेरा मतलब है स्पीड का। तो हर बैंक बराबर स्पीड से काम नहीं करता। कुछ बैंक बड़े आराम आराम से काम करते हैं, कुछ बैंक महीने के अंत में बड़ी स्पीड से काम करते हैं, पर बाकी दिनों में स्पीड से काम नहीं करते। तो आमतौर पे जब आप एक घर खरीदना तय करते हैं, चाहे बिल्डर से खरीद रहे हैं, चाहे आप उसको रीसेल में किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट में कंडीशंस होती है, भाई आज इतने पैसे दिए, 30 दिन बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे, या 45 दिन बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ऐसा ही बैंक चूज कीजिएगा जिस पे आपको पूरी तरह ये ट्रस्ट हो कि जितने टाइम में आपको लोन चाहिए और जिस दिन आपके फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है या डिमांड पे होनी है तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बैंक देखे हैं जो सोते सोते जागते हैं, एप्लीकेशन चली गई लोन की, 10 दिन बाद फोन आता है कि सर पैन कार्ड की फोटो कॉपी साफ नहीं है, उसमें साइन दिखाई नहीं दे रहे। भाई ये बात आप मुझे पहले दिन भी बोल सकते थे, 10 दिन बाद आप मुझे बता रहे हो, 15वें दिन बाद कुछ और बताएंगे, 25वें दिन बाद कुछ और बताएंगे। तो मैं मानता हूं कि एक अनसर्टेन प्रोसेस होता है और सारी चीजें फर्स्ट गो में ठीक से पता लगा पानी मुश्किल होती हैं, परंतु फिर भी जो मेजर चीजें हैं वो बैंक देख सकता है इनिशियली, और ये डिसाइड कर सकता है कि उसको आपको लोन देना है नहीं देना है, या डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो आप अच्छे बैंक के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपकी रजिस्ट्री डेट ही निकल जाए और टाइम पे काम ना हो।
ऐसा ना हो कि डिमांड डेट ही निकल जाए और बिल्डर आपको पेनल्टी लगा दे 24% की और आप यहाँ बचाते रहो 5-10 पैसे का ब्याज। तो स्पीड से कौन सा बैंक आपका काम अच्छा कर सकता है, जिस बैंक में आप लोन अप्लाई करना जा रहे हैं वहाँ की स्पीड क्या है, कितना कंट्रोल में उनका प्रोसेस है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं और आपने भी ये वर्ड कॉमनली सुना होगा। बैंक भी बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं कि हमारा डेली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट है। तो आपने दोनों टर्म्स सुने होंगे, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस या मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस। तो बैंक कहते हैं हम डेली रिड्यूसिंग बैंक पे लोन देते हैं, और कुछ कहते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या कुछ लोग कहते हैं कि हम मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे लोन देते हैं। अब ये भला है क्या? ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसके बारे में इतना कंफ्यूजन होने की पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है और इसका आपके लिए क्या फ़ायदा या नुकसान है। डेली रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है आपकी, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और हर महीने की 10 तारीख को आपकी ईएमआई हिट होती है और आपका मन कर रहा है 5 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करने का, तो अगर आप जिस भी दिन जाएंगे और 5 लाख रुपए प्री पेमेंट कर देंगे और जिस दिन भी उसके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में वो 5 लाख रुपए आ जाएंगे, आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, जो मूलधन है, जो ब्याज, जो आपका कर्जा आपने लिया था, उसमें से वो 5 लाख रुपए उसी दिन से घट जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट पे उसी दिन से ब्याज लगेगा। अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया था, डेली रिड्यूसिंग पे लिया था और आपने 5 लाख रुपए महीने की 25 तारीख को जमा कर दिए, 27 तारीख को बैंक के अकाउंट में आ गए, तो 27 तारीख से ही जो ब्याज लगेगा 10 तारीख तक का, ईएमआई डेट तक का, वो पूरे 50 लाख पे नहीं लगेगा, वो 45 लाख पे लगेगा, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल है वो डेली बेसिस पे रिड्यूस होता है। और जो मंथली रेस्ट है या मंथली रिड्यूसिंग बोलते हैं, उसमें अगर आपने 25 तारीख को पेमेंट कर भी दी 5 लाख रुपए उस कंपनी को, तो वो आपके प्रिंसिपल में से 25 तारीख को माइनस नहीं करेंगे। उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 10 तारीख को ईएमआई डेट को ही आएगा और अगले महीने के लिए आपका ब्याज फिर 50 लाख पे नहीं लगेगा, 45 लाख पे लगेगा। इसका और कोई भी विशेष फायदा नहीं है। आप उसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका मंथली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे है तो आप महीने के बीच में पे ही मत करो वो 2 लाख 5 लाख। आपकी जब ईएमआई डेट हो 10 तारीख या 5 तारीख, उससे 2-4 दिन पहले वो पेमेंट आप करो, तो वो एक ही बात हो जाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक फैक्टर है कि अगर आपको बीच में कभी भी पेमेंट करनी है तो डेली रिड्यूसिंग में उसी दिन से बैलेंस कम हो जाता है, परंतु मंथली रिड्यूसिंग में महीना खत्म होने के बाद जब अगला महीना शुरू होता है ईएमआई डेट से, तब उसका इम्पैक्ट उस पर आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंटेशन। तो बहुत सारे बैंक कहते हैं कि हम कम डॉक्यूमेंट लेते हैं, कई बार हमें लगता है बैंक हमसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आमतौर पे अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं कि 3 महीने की सैलरी स्लिप, चलो डिटेल में नहीं जाते अभी सैलरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, लगभग वही गिने चुने 5-6 डॉक्यूमेंट होते हैं। परंतु यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक प्रोपराइटरशिप फर्म चलाते हैं या एक पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत बढ़ सकती है। और कुछ बैंक्स उसमें थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर आपको विशेषकर लोन ट्रांसफर करना है तो कुछ बैंक तो सभी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, पर कुछ बोलेंगे कि आप जो ऑलरेडी लोन चल रहा है आपका, उसका 18 महीने का हमें स्टेटमेंट दे दीजिए और अपनी बैंक स्टेटमेंट और 2-4 बेसिक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हमें आपके फिनेंशियल्स की या इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आप लोन ठीक से चला रहे हो और चलाते रहोगे। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो बैंक शुरू में लिख के देते हैं कभी भी वो फिक्स नहीं होती है। क्रेडिट मैनेजर या लोन इवेल्युएशन प्रोसेस में क्रेडिट मैनेजर के सामने जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएगी वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें किसी भी कस्टमर को नाराज भी नहीं होना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए बैंक के साथ वो डॉक्यूमेंट देने से, क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को देने से मना करते हैं उससे लोन प्रोसेस या तो डिले होता है या उस क्रेडिट मैनेजर के मन में जो आपकी फाइल हैंडल कर रहा है कुछ एप्रीहेंशंस आपके फाइल को लेकर आती हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, इजीली अवेलेबल है और बैंक ने उसकी डिमांड की है तो आपको प्रॉम्प्टली उसे देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉप अप लोन। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे टॉप अप लोन क्या है। टॉप अप लोन का मतलब आपने ऑलरेडी एक होम लोन ले रखा है, चल रहा है आपका एक बैंक से, आपने ऑलरेडी लोन चल रहा है और आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या कुछ एडिशनल पैसा चाहिए अपने घर में रिनोवेशन करने के लिए या फर्नीचर फिक्सचर इत्यादि के लिए। तो टॉप अप लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो आप उस बैंक से पूछिए और दूसरे बैंक से भी पूछिए कि वो टॉप अप लोन किस रेट पे देंगे। सभी बैंकों की टॉप अप लोन की पॉलिसी सेम नहीं होती। कुछ बैंक कहते हैं जितना होम लोन है उतना ही पैसा हम टॉप अप लोन का दे सकते हैं होम लोन के रेट पे ही। कुछ का रेट उससे थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ कहते हैं कि हम होम लोन के रेट पे देंगे ही नहीं, हम लैब के रेट पे देंगे, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो रेट होता है, जो कि अमूमन 1-2% कम से कम ज्यादा ही होता है होम लोन के रेट से, उस पे देंगे। तो इस तरह जब टॉप अप लेते हैं तो एक बहुत बड़े बैंक की पॉलिसी की अगर उन्होंने होम लोन दिया है तो वो 1 साल तक टॉप अप देंगे ही नहीं। और कुछ बैंक कहते हैं कि हम टॉप अप देंगे परंतु आप आर्किटेक्ट का एस्टीमेट लेके आओ कि आप घर में क्या बनवाओगे क्या नहीं बनवाओगे। अब मुझे पता नहीं वो टॉप अप से वाकई आप घर में कुछ बनवाना चाह रहे हो या उस पैसे से पर्सनल लोन उतारना चाह रहे हो। कुछ बैंक डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे, एफिडेविट पे, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा सकते हैं या प्लेन पेपर पे साइन करवा सकते हैं कि मैं इस पैसे का प्रयोग इसी चीज के लिए करूंगा। तो अगर आपको आपके कोई और महंगे लोन चल रहे हैं जिन्हें आप टॉप अप लोन लेके उतारना चाहते हैं या वाकई आप घर में कोई सुधार कार्यक्रम करके दिवाली आ रही है उसे अच्छा करना चाहते हैं, तो आप बैंक से पूछिए कि टॉप अप से रिलेटेड उनके नॉर्म्स क्या। नेक्स्ट फैक्टर इज कन्वीनियंस। मेरे कस्टमर हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी पत्नी यहाँ दिल्ली में रहती है, प्रॉपर्टी दिल्ली में ली है परंतु वो हैदराबाद में जॉब करते हैं, घर दिल्ली में लेना चाहते हैं। तो कुछ बैंक हैं वो कह रहे हैं कि साहब उनको यहाँ आना पड़ेगा, लोन तो सेंक्शन कर देंगे, कुरियर से काम हो जाएगा, पर जब लोन का डिस्बर्स कराना पड़ेगा तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। कुछ बैंक कहते हैं कि उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो आप एनआरआई हैं या आप किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, प्रॉपर्टी कहीं और है, आप कहीं और हैं, को एप्लीकेंट कहीं और है, तो जो बैंक आपको अच्छा लग रहा है आप उससे पूछिए कि क्या ये लॉजिस्टिक्स वो मैनेज कर पाएंगे। क्या अगर प्रॉपर्टी कहीं और है आप कहीं और है तो वो बैंक दोनों जगह ब्रांचेस है उस बैंक की, क्या दोनों जगह की टीम में इतना कोऑर्डिनेशन है कि वो आपका काम टाइम पे कर पाए। तो आपको पर्सनल कन्वीनियंस ध्यान में रखनी है कि आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से वो बैंक आपके लिए कितना फिजिबल हो पाएगा उस समय, नहीं तो आप उस बैंक के चक्कर काटते काटते ही घिस जाओगे। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट बात है वो है होम लोन का जो प्रोडक्ट बैंक आपको दे रहा है उसके फीचर्स क्या हैं या कोई और एडिशनल स्कीम है क्या। अभी एक प्राइवेट बैंक है उसने एक स्कीम चला रखी है कि जहां पे हर 4 साल बाद आपकी 3 EMI वो वेव कर देंगे अगर आपका लोन 30 लाख से नीचे है और आप लोन कंटिन्यू कर रहे हैं तो। इसी तरह मैंने एक दूसरे वीडियो में अपने बताया कि स्मार्ट होम लोन या होम लोन विद ओडी फैसिलिटी एक नया तरह का होम लोन है जो बहुत सारे बैंक ऑफर करते हैं, जहां पे करंट अकाउंट खुल जाता है और जितने पैसे आप उस करंट अकाउंट में जमा करते रहते हो उतने पैसे पे होम लोन में ब्याज नहीं लगता। 30 लाख का होम लोन था, 5 लाख वहां जमा कर दिए तो 25 लाख पे ही ब्याज लगेगा और उस करंट अकाउंट से पैसे आप कभी भी वापस निकाल सकते हो। तो आपके पास लिक्विडिटी रहती है। आमतौर पे आप प्रीपेमेंट करते हो तो पैसे चले गए, वापस मांगने जाओगे तो बैंक वापस थोड़ी देगा, परंतु इस होम लोन प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी रहती है। तो क्या आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको यही वाला प्रोडक्ट चाहिए स्मार्ट लोन वाला, तो जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं क्या वो ये लोन देता भी है या नहीं देता। अब स्मार्ट लोन में भी अगर वो देता भी है तो उसमें भी और क्वेश्चन पूछने चाहिए कि वो जो करंट अकाउंट खोलेंगे क्या उसमें कोई मिनिमम बैलेंस है। मैंने एक प्राइवेट बैंक देखा है वो कहते हैं कि करंट अकाउंट खोलेंगे पर पहले ₹1,00,000 जो आप उसमें जमा करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। 2 लाख जमा करोगे तो 1 ही लाख माना जाएगा नेट आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करने के लिए। या उस बैंक से आप पूछिए कि कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है तो क्या कोई एनुअल चार्ज है उस करंट अकाउंट को मेंटेन करने का। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्राइवेट सरकारी बैंक ये वाला प्रोडक्ट देता है, परंतु मैंने कस्टमर से बात करके पता किया तो पता चला
कि आउटगोइंग राइट्स नहीं है इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर अकाउंट के, यानी आप उस अकाउंट में अपनी सैलरी ट्रांसफर तो कर सकते हो, परंतु वहां से आपको सैलरी किसी और, पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं या कोई बिल पेमेंट करना है तो वो आप नहीं कर सकते। फिर आपको चेक काटना पड़ेगा या जाके बैंक कैश विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो एक प्रैक्टिकल हैसल हो जाएगी। इसी तरह वही बैंक क्या करता है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और आपने ये वाला प्रोडक्ट ले लिया तो वो कहते हैं कि ये अभी फायदेमंद नहीं है, हमने प्रोडक्ट आपको दे दिया है स्मार्ट लोन का, बट इट विल बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्री। जबकि एक दूसरा बैंक है वो कहता है कि आप चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे भी हमसे ये वाला प्रोडक्ट ले लो तो अभी से आपका इंटरेस्ट बचना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि स्मार्ट होम लोन है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या मिनिमम चार्ज है, क्या एनुअल फीस है, मुझे वो राइट्स कब से मिल सकते हैं, पैसे उस अकाउंट में आ गए तो बाहर ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो दीज ऑल आर अदर नेसेसरी क्वेश्चंस। तो अब आप जान ही गए होंगे कि सिर्फ रेट कितना है और प्रोसेसिंग फीस जीरो कहाँ है। इन सवालों के पार भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए बैंक से लोन लेते समय। तो अगली बार कोई बैंक से आपको फोन आए होम लोन के लिए तो उसे घर बुलाइए, चाय पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए और ये सारे चेकलिस्ट जो हैं वो उनसे पूछिए और देखिए कि आपको इनमें से किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत है, किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आपका काम क्विकली, आसानी से और आपके मन मुताबिक बन सकता है। अगर मान भी लिया जाए कि आपने लोन ले लिया किसी बैंक से और आपका काम आज अच्छा हो गया और कल को उस बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया या उस बैंक की सर्विसेज आपको पसंद नहीं आ रही या आपको बड़ी दिक्कत हो रही है या आप अपना लोन ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोन ट्रांसफर पेनल्टी अबोलिश हो चुकी है अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया है तो। और आप उस बैंक मैनेजर के पास जाइएगा और साहिर लुधियानवी साहब की वो नज्म गुनगुना दीजिएगा जो महेंद्र कपूर साहब ने गाई थी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तारुफ रोग हो जाए तो उसको, तारुफ मतलब जान पहचान, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ हो जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो आप उस बैंक से रिलेशन तोड़ लीजिएगा, ताल्लुक तोड़ लीजिएगा अगर वो ताल्लुक बोझ हो गया है, और अपना लोन किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लीजिएगा और तब आपके पास ज़्यादा समय होगा वो डिसीजन लेने का। आपने मेरा वीडियो इतने ध्यानपूर्वक देखा इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी बात पसंद आई हो तो आप कृपया लाइक कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों से और अपने कुलीग से, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी हैं और आपको लगता है कि आपको होम लोन की ज़रूरत है या किसी भी और तरह के लोन की ज़रूरत है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, सुबोध गुप्ता को फ़ोन कीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यापार, कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई के साथ भी किया जा सकता है।